होस्ट। सर आप होस्ट हैं, यू कैन स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? अच्छी हूँ सर। हाउ आर यू? गुड। सो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ये जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे आप देखो, जेंडर के जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं और एक जनरल इंट्रोडक्शन जेंडर से, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनके प्रोविजंस हैं, जेंडर जस्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है, जेंडर इक्वलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जेंडर जो है, मेल और फीमेल, ये कोई सोशल या साइकोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस है। जैसे जो लोग बायोलॉजी के होंगे वो जानते होंगे कि मेल में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र के बने होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स। एक्स। ठीक है? एक्स, यस। तो सबसे पहले तो आप देखो कि सिर्फ ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है। इसके अलावा जो आपके ऑटोसोम्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं 22+XY या 20, ये जो 22 क्रोमोसोम है ना, ये सब के सब एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो मेल और फीमेल में सिर्फ एक डिफरेंस जो है वो किसका है, वो एक क्रोमोसोम का। एक वाई क्रोमोसोम इनके पास है, एक्स क्रोमोसोम इनके पास है। तो आप ये देखो ना कि ये प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम आपको एक स्पेशल राइट नहीं देता। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है तो इनके पास भी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। तो कहीं ना कहीं नेचर ने भी इस चीज को बैलेंस किया है और दोनों को एक स्पेशल स्पेस दिया है, दोनों को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। इस कंटेक्स्ट में नेचर ने हमें बताया कि यू हैव अ स्पेशल क्रोमोसोम एंड द फीमेल आल्सो हैव अ स्पेशल एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो सबसे पहले ये देखो कि जो जेंडर एक कंसेप्ट है वो एक बायोलॉजिकल नोशन है, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसका सोसाइटी, सोशल कंस्ट्रक्ट, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे बीच डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल हैं। इसके बाद जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे सोशल डिफरेंसेस हैं, चाहे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, चाहे इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो, चाहे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, ये नेचर ने या ये इनबिल्ट नहीं होता। ये सोसाइटी हम और आप डेवलप करते हैं विद टाइम। क्योंकि जब कभी भी मौका मिलता है तो औरतें हर वो काम करती हैं जो सोसाइटी में मेल को असाइंड है, जिसको ये माना जाता है कि ये काम तो सिर्फ आदमियों का है। जैसे आप जानते होंगे झांसी की रानी के बारे में, आपने सब सुना होगा, सब जानते हो? यस सर। यस सर। क्या किया था इन्होंने? रिवोल्ट ऑफ 1867 पार्टिसिपेट, यस सर। ये सर यूगो रोज के अगेंस्ट लड़ी थी, वो अंग्रेज थे, सर यू ब्रिटिश के। तो हाँ, तो जब आप इनके उस पे जाओगे जहाँ पे इनका पूरा मरने के बाद इनको दफनाया गया था, तो वहाँ एक जो पत्थर बड़ा सा बना हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है, यूगो रोज ने लिखा है कि शी वाज द ओनली मैन फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। कहने का मतलब वो इकलौती मर्द थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक्युलेट है। और इन्होंने उनके कहने का मतलब ये था कि जो जेंडर को लेके डिफरेंट होता है कि लड़ना या बाहर से कोई आया तो उसको भगाना,
ये काम सिर्फ और सिर्फ आदमियों का है, ये नोशन उन्होंने चेंज किया। जब मौका मिला तो झांसी की रानी ने ये प्रूव किया कि वो बाकियों की तरह ही है, बाकी जो आदमी है उनकी तरह ही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये प्रूव किया कि वो सिर्फ उनकी तरह ही नहीं बल्कि उनसे अच्छी भी है। इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता इस चीज को। इसके अलावा आप देखो सर, वो जो कलिंग की राजकुमारी थी उसका क्या नाम था, जो अशोका के खिलाफ लड़ी थी? वो भी हाँ लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता उसका करेक्टर है। हाँ, उनका भी नाम मैं भूल रहा हूँ। वो भी बहुत वीर रानी, थी। हाँ हाँ। सर तो रजिया जैसे सुल्तान भी तो सर हाँ एग्जाम्पल हाँ, हो सकती है। देखिए ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट अब सबको तो एक साथ किरण चूज बेदी। नहीं कर सकते ना। कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा फिगर चूज करना था जिसको सब लोग जानते हो। और झांसी की रानी, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनको हर आदमी जानता है, हर आदमी पढ़ता है। जैसे कलिंग वाली बात मयंक सर ने कही, तो अगर मैं उनका एग्जांपल लेता तो शायद आप लोग उतने अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाते। रजिया सुल्तान ऑब्वियसली वो एक लेटेस्ट वो थी, उनके बारे में भी लगभग सब लोग जानते होंगे, बट फिर भी वो उतनी फेमस नहीं है जितना झांसी की रानी फेमस है। चाहे रीजन जो हो, चाहे इनके नाम पे कई सारे सीरियल्स बने, अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी थी मणिकर्णिका, या इनकी जो हमारे जनरेशन बाय जनरेशन के बारे में बताया जाता रहा, चाहे रीजन चाहे जो हो, बट ये वो फेस है जिनको हम सब जानते हैं। इसलिए मैंने एक फीमेल का एग्जांपल लिया। रूल करना इज नॉट अ कप ऑफ केक, औरतों को रूल करना नहीं आता। तो वहां पे आप रजिया सुल्तान का एग्जांपल दे सकते हो। और दूसरा, आप डेमोक्रेसी की बात करो तो इंडिया के जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें से एक माना जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी, यस और सर। इंदिरा गांधी भी एक फीमेल थी, और उन्होंने प्रूव किया कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है जेंडर का, जेंडर का कुछ भी लेना देना नहीं है किसी भी चीज से कंट्रीब्यूशन में। और उससे भी बड़ा आप एग्जांपल देखो, अभी इंडिया ने जो मेडल्स जीते हैं, आप देखो उसमें से कहीं भी, मीराबाई चानू सर। यस सर, मोस्टली चाहे चाहे पीवी संधू हो, women चाहे sir। मीराबाई चानू, कोई भी हो, चाहे लवलीना हो, इन लवलीना, सब में यस सर। ये सब ने प्रूव किया कि ये कहीं से कम नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने का एक जरूरत है कि जो जेंडर है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। जो जेंडर के बीच में डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल है, इसका और किसी पर्सपेक्टिव से नहीं लिया जाना चाहिए। इनफैक्ट कुछ चीजों में नेचर ने फीमेल को स्पेशल बनाया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती और आदमी कर सकता है, बट ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ औरत करती है, और जिसमें औरत इनफैक्ट स्पेशलाइज्ड है। जहां भी बात केयर की आती है, जहां भी बात लव की आती है, तो वहां हमेशा वुमेन को टॉप पे रखा जाता है। शायद यही रीजन है कि जो हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में केयर की जरूरत होती है, जो कि ये पाया गया है कि मेल में वो चीज नहीं है। इनफैक्ट एक नया भी पूरा टर्म ही नया इजाद हुआ है, जिसको हम कहते हैं इको फेमिनिज्म। ये दो वर्ड से बना है। पहला है इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम प्लस फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या होता है, कोई बताओ? फीमेल का कोई बताओ। फीमेल फीमेल से सर ये रिलेटेड। फीमेल का मुद्दा फेमिनिज्म को से रिलेटेड है। जोर शोर से उठाना, यही ना है सर? हाँ, यस सर। फीमेल यस जो सर। मुद्दा को। समान अधिकार दिलाने के लिए होता है महिलाओं के लिए, ताकि उसको एग्जैक्टली समान अवसर प्राप्त हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये यस समझने की जरूरत है कि फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ वुमेन। फिर से ध्यान दो, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ वुमेन, बट ये काफी मिसअंडरस्टूड टर्म है। फेमिनिज्म को यस लेके कई सारी चीजें, जैसे कई सारे औरतें, जैसे सपोज करो आप कभी दिल्ली गए होगे या कभी नॉर्मल बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो वहां पे मेट्रो में आप जाओगे तो ऐसी सीटें बनी होती हैं, हर जगह बस में भी सीटें होती हैं,
तो एक नॉर्मल हेल्दी औरत जाती है और वो उम्मीद करती है कि यहाँ बैठा एक आदमी इसके लिए सीट छोड़ दे और ये यहाँ जाके बैठ जाए, और अगर यहाँ ये सीट नहीं छोड़ता है तो वो कहते हैं कि तुम इक्वलिटी के अगेंस्ट हो। और फिर ऐसे औरतों को कहा जाता है कि दे आर फेमिनिस्ट। दे आर नॉट फेमिनिस्ट, दे आर टॉकिंग अगेंस्ट द इक्वलिटी। ठीक है, तो ऐसे लोग फेमिनिस्ट नहीं हो सकते। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं कि अगर सीट खाली है तो एक आदमी भी आया एक औरत भी आया, दोनों हेल्दी हैं, तो जो पहले यहाँ चला गया, जो पहले खाली मिला वो बैठ गया। दिस इज इक्वलिटी। इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मतलब दोनों ही इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ये औरत क्या चाहती है कि ये पहले आ गया तो भी मुझे इसके ऊपर प्रिविलेज दिया जाए। तो सबसे पहले समझो कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट प्रिविलेज। प्रिविलेज नहीं है, फेमिनिज्म इज अबाउट ट्रीटिंग इक्वली। ठीक है, कोई डाउट? तो देखो यहाँ पे जो वर्ड आया इको फेमिनिज्म, इसका ये मतलब है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ज्यादा वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए और वुमेन को इकोनॉमी वगैरह में ज्यादा स्पेस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वुमेन लेड डेवलपमेंट होता है वो काफी सस्टेनेबल है। दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी, मतलब वो चीजों को काफी अफेक्शनेटली डील करती हैं, वो नेचर के बारे में ज्यादा सोचती हैं, वो केयर के बारे में ज्यादा सोचती हैं। ये एक ओपिनियन है। तो इको फेमिनिज्म का कंसेप्ट जो है वो यहीं से आया। कहने का मतलब कि डेवलपमेंट में वुमेन को इक्वल रोल दीजिए। इनफैक्ट कहीं कहीं आप उनको ज्यादा रोल दीजिए ताकि जो डेवलपमेंट हो वो ग्रीन डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो डायग्राम यहाँ पे बना है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जेंडर इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब ट्रीटिंग वनसेल्फ इक्वल टू ईच अदर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज जानने की और जरूरत है जी डायग्राम इक्वालिटी। सर डायग्राम शो नहीं कर रहा है। डायग्राम शो नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। अब शो कर रहा है? यस सर। यस। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम है। ये मतलब एक कंसेप्ट दिखा रहा है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी मतलब क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप जो इक्वलिटी है उसको समझो। देखो हमारे पूरे संविधान में दो तरह की इक्वलिटी की बात की गई है। एक आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक आपके आर्टिकल 15(3) से 15(6) और आर्टिकल 16(4) या 3 से लेके 16(6) तक है। तो दो तरह की इक्वलिटी की बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। जो लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वल राइट टू इक्वलिटी की बात करता है कि हर आदमी बराबर है irrespective of, मतलब स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। ठीक है, कहने का मतलब कि स्टेट सबको हमेशा बराबरी से ट्रीट करेगा, सबको बराबर अधिकार देगा। लेकिन आप देखो तो आर्टिकल 15 में ही एक प्रोविजन है रिजर्वेशन का, है ना? रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इसमें है रिजर्वेशन इन जॉब। तो स्टेट यहाँ तो कह रहा है कि हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन यहाँ पे स्टेट यानी कि जो देश, जब मैं स्टेट कह रहा हूँ इसका मतलब बिहार और यूपी नहीं हुआ। स्टेट मतलब हमारा देश, हमारा जो देश में जो सरकारें हैं, हमारे देश में जो राज्य के जो गवर्नर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, स्टेट मतलब एक होलिस्टिक कंसेप्ट होता है। वो आदमी जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट हुआ। तो ध्यान से देखो, तो एक जगह तो कह रहे हैं कि भाई सबको बराबर,
सबको दो रोटी है, अगर रोटियां हैं तो सबको एक रोटियां मिलेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग बराबर नहीं है, उनको दो रोटी दो, किसको एक रोटी दो। तो यहाँ पे आप देखो ये दो तरीके की इक्वलिटी की बात हो रही है ना, एक जो इक्वलिटी की बात कर रहा है और एक इक्वलिटी में ही डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है कि नहीं। जैसे आप सब लोग ये बताइए कि रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट। सिर्फ मैंने जितना पूछा मुझे उतना जवाब दीजिएगा, रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट। सर ये समटाइम्स हो सकता है बट बस आप नहीं, इसका आंसर आपका यस और नो में होना चाहिए कि रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट। यस सर। ठीक है, तो आप देखो दो तरह की इक्वलिटी है, एक जो इक्वलिटी की बात कर रहा है, दूसरा इक्वलिटी में ही डिस्क्रिमिनेशन या मतलब स्पेशल प्रिविलेज की बात कर रहा है। इस जो दूसरा वाला है कंसेप्ट, इसको हम बोलते हैं अरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। आपने अरिस्टोटल का नाम सुना था, मैंने बताया था आपको अरस्तु का नाम, यस सर। वहीं पे है अरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। ये क्या कहता है अरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी? इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो लोग इक्वल हैं उन्हें ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन दो अनइक्वल आदमी हैं तो उनको हम इक्वल ट्रीट करने की बात नहीं कर सकते। चाहे आप ऐसे समझिए, एक मुंगेर के कोई पास्ट के राजा साहब हैं, उनके लड़के हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, जिनके पास बड़ा सा बंगला है, बड़ा सा घर है, एजुकेशन के लिए एक्सेस है, सारे पैसे वगैरह इनके पास हैं, कोई कमी नहीं है। एक मुंगेर के बगल के ही किसी गांव के रहने वाला एक ट्राइबल आदमी है, एक ट्राइबल बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं जा पाया अच्छे से, स्कूल गया भी तो उतने ही क्लासेस अटेंड कर पाए जितना उसको काम करना ही करना होता था। 9 से 12 उसको काम करना है तो काम कर रहा है, फिर 1 बजे गया स्कूल, 2 बजे भाग आया। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये दोनों लोग इक्वल हैं? ये नो सर। और तो क्या दोनों लोगों को इक्वली सरकार की तरफ से ट्रीट किया जाना चाहिए? अगर मतलब सरकार के पास 10 रुपए है तो क्या सरकार को 5-5 रुपए इन दोनों के बीच में बांटना चाहिए? नो सर। यानी कि इक्वल ट्रीट ना करना भी जरूरी है ताकि ये यस लोग सर। भी बराबर पे आ सकें। और जब बराबर पे आ जाएं देन जो आर्टिकल 14 की इक्वलिटी है, इक्वल ट्रीटमेंट, एब्सोल्यूट इक्वलिटी की जो बात करता है, वो यहाँ पे आए। अब देखो ये चीजें, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए कहाँ से? मतलब मुंगेर के राजा साहब और जो एक ट्राइबल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कहाँ से आए? पहला हिस्टोरिकल डिफरेंसेस है, ऐतिहासिक रूप से वो अमीर थे तो अमीर ही होते गए, ये गरीब थे तो गरीब ही रहते गए। अब इसको आप जेंडर्स के पर्सपेक्टिव से समझो, मेल फीमेल के पर्सपेक्टिव से समझो। टिपिकली क्या रहा है हमेशा से, आदमियों को शिक्षा का पूरा अधिकार रहा है। अगर 10 रुपए है और स्कूल की फीस 10 रुपए है तो अभी तक ये होता था कि लड़के को ही स्कूल भेजा जाएगा। इस बात से आप सहमत हो? यस सर। जबकि वुमेन को एजुकेशन नहीं मिली। अब जैसे जॉब की बात हुई तो जब ये एजुकेशन इनके पास है तो जॉब भी इन्हीं को मिलेगा और अच्छी जॉब मिलेगी। यस। वुमेन को क्या मिलेगा? घर में काम करने वाली नौकरी मिलेगी जिसके लिए उसको कोई पे भी नहीं किया जाएगा। अब जब इनके पास एजुकेशन है, इनके पास पैसे भी आ गए, तो जो इनका सोशल एक्सेप्टेंस है, जो समाज में इनकी इज्जत है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। कम। अब इनकी तो ज्यादा होगी ना। यस सर।
लेकिन वुमेन के केस में क्या होगा, उन्हें कोई जानता ही नहीं है। कई जगह तो पूछोगे आपका नाम क्या है, तो वो अपने हस्बैंड की वाइफ के नाम पे या अपने बच्चे की माँ के नाम से बताते हैं, कोई इनका रिकॉग्निशन ही नहीं है। बहुत पहले ना DD1 पे 7:30 बजे जब 7 बजे समाचार आता था, तो उसमें एक छोटा सा ऐड आता था। तो एक औरत से पूछती है कि आपका नाम क्या है, वो कहती है मंगरू की अम्मा। तो कहती है नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती है कि नाम मतलब जिस चीज से तुमको बुलाते हैं। तो वो बोलती है श्यामा की पत्नी। तो वो बहुत देर तक सोचती है और फिर पूछती है तुम्हारा एक्चुअली तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो तो उस वुमेन की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, अगर मैं टिपिकल उसकी बात करें तो। अब जैसे देखो आप, अब जब ये चारों चीजें आ गई, तो जो आदमी की बार्गेनिंग पावर है, मतलब बार्गेनिंग पावर मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने, एक अगर आपस में कोई सपोज लड़ाई होती है औरत और आदमी से, तो चीजों में को मूव ऑन करने की या चीजों में अपनी बात रखने की जो सोशल मतलब ये जो बार्गेनिंग पावर है, वो ज्यादा होगी कि नहीं? जैसे आदमी, यस सर। औरत कहती है कि मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी, एग्जाम्पल। तो आदमी बोल सकता है ना कि ठीक है तुम खाना मत बनाओ, तुम जाओ यहाँ मेरा घर छोड़ के जाओ। तो फिर ये औरत कहाँ जाएगी? इसके पास बार्गेन करने के लिए कुछ है ही नहीं, और इसकी बार्गेनिंग पावर क्या हुई, औरत की कम हो गई। यस अब आप सर। ये बताइए, एक केस ये है, दूसरा केस ये है, इन दोनों में से क्या हम दोनों को बराबर ट्रीट कर सकते हैं ऐसे केसेस में? क्या इन दोनों को नो फिर हम सर। आर्टिकल 14 के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए हमको, कि हमको आर्टिकल 15 का डायमेंशन मिलाना होगा? मिलाना पड़ेगा सर, हमें रिजर्वेशन में आर्टिकल यहाँ पे 15 तो का, हाँ, हमें आर्टिकल 15 का भी डायमेंशन लाना पड़ेगा। लाना तो पड़ेगा। सबसे यस सर। सबसे पहले जो ये डिफरेंसेस है, इनको बीट करने के लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट या ऐसे जो भी प्रोविजंस आते हैं ना, इन सबको हम बोलते हैं जस्टिस, न्याय। न्याय मतलब ये यहाँ पे कैसे पहुंचे, ये जो सिनेरियो है वो दोनों में बराबर कैसे हो, इनके लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है न्याय, जस्टिस जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए फीमेल को। जैसे एक प्रोविजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। तो एक प्रोविजन ऐड किया गया कि जहां भी महिलाओं को लेके कोई प्रोविजन बन रहा है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए भी कोई प्रोविजन बन सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पुरुषों के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। जैसे कोई नौकरी आई, एग्जाम्पल, तो ऐसा हो सकता है कि 100 सीट है, 100 की 100 सीट फीमेल को दे दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 100 की 100 सीटें मेल को दिया जाए। समझ रहे हो आप? तो स्टेट्स ने क्या किया, राज्य ने क्या किया, ऐसे प्रोविजंस बनाए जिसमें वो वुमेन को स्पेशल प्रेफरेंस दे सके। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे आप देखो जननी सुरक्षा योजना, लड़कियों के लिए स्पेशल फेलोशिप, एक बच्ची सिर्फ है अगर एक ही लड़की है किसी भी कपल को, तो उसके एजुकेशन का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी इंदिरा गांधी फेलोशिप में। तो ऐसे कई सारे स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए फीमेल को, ताकि इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े। जैसे एजुकेशन में तो नहीं, बट जैसे स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले गए उनके लिए। जैसे नौकरी में भी कहीं कहीं स्टेट्स में वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात चल रही है। तो कहने का मतलब हर वो इनिशिएटिव लिया गया जिससे ये वुमेन यहाँ पहुंच सके, ठीक है। अब देखो हमेशा ध्यान देना होगा कि जब ऐसे प्रोविजंस दिए जाते हैं तो इन लोग यहाँ पे मिसयूज के भी चांसेस हैं, है कि नहीं? आपको क्या लगता है, अगर आप किसी को यस सर। स्पेशल ट्रीट कर रहे हो सोसाइटी में, तो वो मिसयूज कर सकते हैं कि नहीं? जैसे आप कुछ दिन पहले, यस अभी सर। 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। वो वीडियो लखनऊ का था। एक यस। टैक्सी वाला था, वो ऐसे गया, यस। उसने गाड़ी रोक दी और एक औरत आई, उसने उसको यहाँ पे खूब पीटा, और बाकी मैक्सिमम लोग वहां देखते रहे, और कोई यहाँ इसको मतलब ये इसके ऊपर हाथ छोड़ने नहीं गया, क्योंकि फिर सोसाइटी और कानून जो है वो इसे ही दोषी मानेगा। जैसे आप आप आईटी एक्ट पढ़ो, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इंडिया का, जो ये क्या कहता है कि जैसे चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो,
सपोज करो ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। मेल ने क्या किया कि वल्गर मैसेजेस इन्होंने इनको भेजे, न्यूडिटी वाले मैसेजेस इनको भेजे, गाली गलौज इनके साथ या कुछ भी जो सुटेबल नहीं है वो चीज सेंड किया। ये तुरंत जाके आईटी एक्ट में कंप्लेन कर देंगे कि इन्होंने मेरे साथ ये किया। लेकिन अगर यही काम एक फीमेल करती है मेल के साथ, तो आईटी एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि ये मान लिया गया कि ये सब काम औरतें कर ही नहीं सकती, मतलब दे आर वेरी वीक, वो ऐसा नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने कंसेप्ट सुना होगा, कंसेप्ट ऑफ रेप। ये अगर कोई भी एक मेल के साथ फीमेल उस तरह की एक्ट करती है तो मेल के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है, जबकि फीमेल के लिए आप सब जानते हो। सिमिलरली आप सेक्शन 498 जो डाउरी एक्ट से रिलेटेड है, उसमें भी सर्वे आया था एनसीआरबी का 35 से 40% केसेस जो हैं वो फेक हैं। घर वालों ने कहा बेटा खाना बना दो, उसने कहा नहीं बनाएंगे, इन्होंने कहा बेटा क्यों नहीं बनाओगे, ये चली गई थाने, बोली मेरे मायके वाले मुझे मारा, मेरे को पीटा और ये सब के लोग अब जेल में हैं। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से टू एज स्वॉर्ड टाइप का है, दो धारी तलवार टाइप का है। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि फीमेल को ज्यादा सेंसिटिव होना होगा, उनको इन पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो मिसयूज करेंगी तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेशल प्रोविजंस उनको दिए जा रहे हैं उसको हटाने की बात की जाने लगेगी। जैसे रिसेंटली देखो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो SC/ST एक्ट के प्रोविजंस हैं उसको उसने क्वेश्चन कर दिया, बोला कि नहीं ये सब प्रोविजन ही गलत है, तुम लोग सिर्फ फर्जी का फंसा देते हो लोगों को। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोला कि नहीं हम फिर से इसको ऑर्डिनेंस के मीडियम से लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उस चीज का मिसयूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस के साथ साथ जेंडर सेंसिटिविटी भी बहुत जरूरी है, जेंडर अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जितने फीमेल हैं उनको इस चीज को लेके अवेयर होना चाहिए कि जो उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए जा रहे हैं वो उनके अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए दिए जा रहे हैं, उसको मिसयूज करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है इतना? कोई डाउट? यस सर। Yes, sir. No, यस sir. सर। यस सर, इसको डाउट है? नो सर। अब देखो कुछ ये फैक्ट्स हैं, जो औरतें हैं वो पूरे दुनिया के 2/3 वर्क, अगर आप सारे काम को लाइक मतलब अगर घर में खाना बनाना, बच्चों को पालना सब इकट्ठा करो तो उसमें जो 2/3 पार्ट है यानी 66% जो वर्क है वो फीमेल करती है। लेकिन जो उनकी इनकम है अगर सबका क्यूमुलेटिव हम देखें तो 1/10, यानी कि अगर पूरे दुनिया में सिर्फ 100 रुपए मंथली अगर आदमी कोई कमाता है पूरे सब लोग मिला के, उसमें सिर्फ 10 रुपए औरतें कमाती हैं और 90 रुपए आदमी कमाता है, जबकि जो काम है वो 66% वुमेन कर रही है और 33% मेल कर रहे हैं। मेल। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव देखो, लगभग जो 110 मिलियन दुनिया के बच्चे हैं उसमें से जो 2/3 गर्ल्स है वो स्कूल में ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ 17% दुनिया में, एक हम नॉर्मल सर्वे माने तो 50% मेल होंगे 50% फीमेल होंगे, है कि नहीं? लेकिन सिर्फ 17% ऐसे हैं जो वर्ल्ड के लीडर हैं वो फीमेल हैं। आइडियली 50% होना चाहिए ना। ठीक है, उसके अलावा जितने भी दुनिया में जितने रिफ्यूजी हैं जो वर्स्ट चीजें फेस कर रहे हैं उसमें से 80% क्या है? औरतें हैं। ये एक जनरल स्टैट है ये दिखाने के लिए कि आज के टाइम में सोसाइटी के मेल और फीमेल में कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, तो देखो मैंने तुमको जो बताया था कि जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो सेक्सेस हैं लाइक मेल और फीमेल, XX और XY, वही है जो मेजर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वो क्या क्या है? क्रोमोसोम्स, ब्रेन स्ट्रक्चर्स,
एंड उनमें पाए जाने वाले हार्मोन्स। तो ये चीजें आपको ये राइट नहीं देती कि आप किसी को डिसेबली ट्रीट करो। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर जस्ट स्पेशल लाइक मी। ठीक है, अगर आपसे मतलब जो भी आदमी, आप जो भी लड़के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि फीमेल आर नॉट सबऑर्डिनेट टू यू। यस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू and they are special in their own sphere like you are special in your own sphere। ठीक है, ये देखो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। और ये जो डिफरेंसेस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? रिलीजन ने डिफरेंसेस क्रिएट किए। जैसे मैं किसी एक रिलीजन की बात करूं, लाइक इस्लाम की बात करता हूँ। जैसे देखो इस्लाम में आप देखो तो औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती। सिमिलरली हिंदुइज्म में अभी एक बहुत फेमस केस था, सबरीमाला केस। उसमें औरतों को टेंपल में एंट्री नहीं दी जा रही थी, वो इक्वलिटी के अगेंस्ट था। जैसे आप इस्लाम में देखिए जो वुमेन एजुकेशन की कंडीशन है वो और खराब है। अब जैसे फैमिली ही जो इनइक्वलिटी है, जो डिफरेंसेस उनको बढ़ावा देती है। बट अगर पैसे कम है तो लड़कों को स्कूल डेली भेजेंगे, लड़कियों को कम। यूनिफॉर्म के पैसे आए तो पहले लड़के को देंगे फिर लड़की को देंगे। फिर क्या होता है कि इन सब रिलीजन, फैमिली और सोसाइटी क्या करती है कंपैरेटिवली एजुकेशनल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और एक बार अगर एजुकेशनल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए देन फिर आप कभी कोप अप ही नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि प्राची है और मैं हूं, एग्जांपल, मुझे एजुकेशन मिला